तो फिर आता है ट्रेडिंग कॉस्ट। ओके। अगर अपन एक पार्टिसिपेंट जो है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का, अगर वो एंटर आप करोगे तो आपको ट्रेडिंग कॉस्ट लगेगा, जैसे यूजर चार्ज, स्टेट्यूटरी चार्ज, इम्पैक्ट कॉस्ट। तो यूजर चार्ज क्या होता है? तो यूजर चार्ज मीन ब्रोकर, ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज बाई ब्रोकर हु प्लेस द ऑर्डर फॉर देयर क्लाइंट। ठीक है। ब्रोकरेज यूजली देखे हैं कि इंट्राडे के लिए बहुत लो होता है, और रेट ऑफ ब्रोकरेज डिफर वाइडली अकॉर्डिंग टू एडिशनल सर्विस ऑफर बाय द ब्रोकर। तो ब्रोकर का जो ब्रोकरेज जो ऑफर रहता है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सर्विस ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है। ओके। तो जस्ट अ ब्रोकर चार्ज ब्रोकरेज तो फ्रॉम देयर क्लाइंट। और स्टॉक एक्सचेंज क्या कलेक्ट करते हैं? ट्रांजेक्शन चार्ज फ्रॉम ब्रोकर हु आर द मेंबर ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फिर होता है स्टेटरी चार्ज, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, एसटीटी जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज। फिर जीएसटी भी पेड होता है, गुड एंड सर्विस। हम्म। फिर स्टाम्प ड्यूटी, फिर सेबी का टर्नओवर फीस, और उसमें भी एप्लीकेबल होता है जीएसटी। ठीक है। तो अभी कैसा है, अगर अपन ऑप्शन सेल करते हैं, ठीक है, सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, तो 0.10%, ठीक है, पेएबल बाय सेलर ऑन द ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है। जब अपन ऑप्शन सेल करते हैं, लेकिन जहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज हो, तो वहां पे लगता है 0.0125%। वो कौन देता है? परचेसर ऑन द सेटलमेंट प्राइस। फिर जब सेल होता है, फ्यूचर को अपन सेल करते हैं, तो उसमें 0.02% चार्जेस लगता है। उसके बारे में यहाँ बात की गई है, ऑन द प्राइस विच फ्यूचर इज ट्रेडेड। ठीक है। जो भी प्राइस में फ्यूचर ट्रेड हो रहा है ना, और पेबल बाय सेलर, सेलर पेड करता है। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। फिर होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन चार्जेस आर फीस लेविड ऑन ट्रेड्स conducted through stock exchange. So they exchange have specific structure for these charges which vary depend on the type of trade such as equity, future or option. Transaction charges are levied on both the buy and sell side of the transaction. ठीक है। For option they are charged on the premium. One should always refer to the respective exchange notification or circular to ascertain prevalent transaction charges। ठीक है। फिर होता है आईपीएफटी चार्जेस। तो ये होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट। इसको क्रिएटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्रिएट किया गया है, टू मेक अप फॉर इन्वेस्टर क्लेम वेयर डिफॉल्टर ट्रेडिंग मेंबर असेट आर नॉट इनफ टू कवर द इन्वेस्टर क्लेम। तो ये फंड काहे के लिए बनाया गया है? कि कोई अगर ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट करता है, ठीक है, और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है कवर करने के लिए इन्वेस्टर का क्लेम के लिए, वहां पे। ठीक है। और आईपीएफटी का मेन फोकस होता है इन्वेस्टर के एजुकेशन में, अवेयरनेस में, रिसर्च में। ठीक है। तो आप अगर अपन एक्सचेंज की वेबसाइट में जाएं, चाहे एनएससी या बीएससी के, तो वहां पे अपने को पता चल जाता है कि आईपीएफटी चार्जेस होते हैं, और कितने हैं डिपेंड करता है। जैसे एनएससी इक्विटी एंड एनएससी फ्यूचर में कितना होता है चार्ज? ₹10 पर करोड़ ऑफ ट्रेडेड वैल्यू प्लस 18% जीएसटी। इक्विटी ऑप्शन में ₹50 पर करोड़ ऑफ प्रीमियम वैल्यू फॉर एनएससी इक्विटी ऑप्शन प्लस 18% जीएसटी। ठीक है। तो ₹50 पर करोड़ इक्विटी ऑप्शन में, और ₹10 पर करोड़ इक्विटी एंड एनएससी के फ्यूचर में। और दोनों में जीएसटी आप देखे होंगे, कहीं भी जीएसटी अपन यहां भी देख रहे हैं, तो 18% है दोनों जगह। ठीक है। तो गुड एंड सर्विस इज चार्ज एज 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस द ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है। और
अब यहां से एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एसटीटी और जीएसटी उसको कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज और जनरल गुड एंड सर्विस टैक्स को कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी इज द चार्ज एट 0.002%, 200 रुपए पर करोड़। ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी लगता है फॉर बायर ऑफ इक्विटी फ्यूचर। ठीक है। और 300 रुपए फॉर बायर ऑफ इक्विटी ऑप्शन। ठीक है। और सेबी का टर्नओवर चार्ज कितना होता है? 10 रुपए पर करोड़ प्लस जीएसटी। ठीक है। फिर अपन ने शुरू में देखा था एक इम्पैक्ट कॉस्ट की अपन ने बात की थी। तो फिर वापस ये आया है कि देस आर नॉट एक्चुअली पेड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, देस कॉस्ट अराइज बिकॉज ऑफ मार्केट इनपरफेक्शन और लैक ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है। तो बिड एंड आस्क के प्राइस में जो डिफरेंस होता है ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट इनपरफेक्ट है और उसमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द रिजल्ट इज दैट बायर हु प्लेस ऑर्डर टू बाय एट द मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लिमिटेड ऑर्डर एंडिंग अप पेइंग हायर प्राइस। तो बायर को ज्यादा प्राइस देना पड़ता है और सेलर हु प्लेस ऑर्डर टू सेल एट मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ लिमिटेड ऑर्डर रिसीव लोअर प्राइस, उसको भी कम प्राइस मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना डिफरेंस? 16 रुपए 60 पैसा, यहाँ 16 रुपए 80 पैसा। यहाँ 16 रुपए 55 पैसा है, यहाँ 30 पैसे का डिफरेंस है। यहाँ 40 पैसे का, यहाँ 50 पैसे का, यहाँ पे 60 पैसे का डिफरेंस। ठीक है। द बेस्ट बाय प्राइस इज 16 रुपए 60 पैसा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट होगा। तो मार्केट जहां पे लिक्विड नहीं होते हैं, इनलिक्विड होते हैं या इम्परफेक्ट मार्केट होते हैं, वहां पे इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है। इसको अपन ने शुरू के भी चैप्टर्स में देखा था, इम्पैक्ट कॉस्ट। और यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। और बिड एंड आस्क प्राइस में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्टॉक उतना ही इलिक्विड है। ठीक है। और ट्रेडर उसको ज्यादा प्रीफर नहीं करते, जिसमें बिड एंड आस्क प्राइस ज्यादा डिफरेंस होता है उसको ट्रेडर्स प्रीफर भी नहीं करते। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, जैसे अपन ने ऊपर देखा वैसे ही यहाँ पे कि ट्रेडर ने एक शॉर्ट पोजीशन ली है इंडेक्स फ्यूचर में, जिसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है 17,500 और लॉट साइज है 50। ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना दिया उन्होंने? 0.03 के अनुसार 262 रुपया। एसटीटी 175 रुपया। एक्सचेंज फीस 17 रुपया। सेबी का चार्ज 88 पैसा। ठीक है। आईपीएफडी चार्ज 0.88। तो 10 रुपए पर करोड़ का मतलब है कि 8,75,000 में 88 पैसा बन रहा है। ठीक है। सेबी का चार्ज भी वैसी 10 रुपए पर करोड़ है, यानी कि 10 लाख में 1 रुपया ऐसा। फिर जीएसटी बना यहाँ पे, तो अपने को एक लॉट शॉर्ट करने में 507 रुपया तो कमीशन देना पड़ गया। ठीक है। तो कमाओगे कैसे? तो ये सब कॉस्ट को भी बहुत देखना पड़ता है। जिसमें ज्यादा कॉस्ट होते हैं उसको अपन प्रिफर ना करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। या इम्पैक्ट कॉस्ट मान लीजिए, अगर स्टॉक इलिक्विड है तो उसको भी एक तरीके से कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा। तो समझ जाइए कि आपको ट्रेड करने में अभी ये बाय की बात की गई है, इसको सेल करोगे वापस तो भी इतना ही कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। और ये ब्रोकरेज चार्ज जो बताया है वो केवल एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आजकल तो 20 रुपए ही लगता है ना? 20 रुपए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। फिर होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ठीक है। एल्गोरिथमिक यानी कि जो अपन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें अपन ने ऑटोमेटेड और प्री प्रोग्राम ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शन टू अकाउंट फॉर वेरिएबल सच एज प्राइस टाइमिंग एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो एल्गोरिथमिक इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये क्या है? इट इज अ बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है। मैथ्स का एक मॉडल है, प्रोग्रामर द्वारा डेवलप किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है।
तो द मॉडल कंसीडर द चेंजिंग मार्केट कंडीशन सच एज सिक्योरिटी प्राइस, ट्रेड वॉल्यूम, टाइम ऑफ द डे और डायनेमिक प्लेस बाय एंड सेल ऑर्डर इन द मार्केट। ठीक है। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का क्या फायदा है? आपका जो बाय और सेल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंप्यूटर ड्रिवन रहेगा। इसमें इंडिविजुअल के कोई इंसानी इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। तो इससे आपका ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो अफेक्ट भी नहीं होता है। और ह्यूज एडवांटेज क्या है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का? कि रिड्यूस द ओवरऑल टाइम टेकन फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर कैन प्लेस ऑर्डर एट द फार हायर स्पीड देन ह्यूमन ऑपरेटर सिटिंग एट ट्रेडिंग टर्मिनल। तो कंप्यूटर हमसे ज्यादा अच्छी स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी से ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज अ ऑफशूट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, जिससे ट्रेडर मेक 10,000 ऑफ ट्रेड पर सेकेंड, 10,000 ट्रेड भी पर सेकेंड ले सकते हैं वो। 10,000 ट्रेड पर सेकेंड। ठीक है। और एल्गो ट्रेडिंग किसके द्वारा यूज की जाती है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और लार्ज ब्रोकर के द्वारा। ठीक है। जिससे वो अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट कम कर सके। ठीक है। जो कुछ बड़े ब्रोकर हैं इंडिया में, उन्होंने अभी रिटेल क्लाइंट को अलाउ किया है कि आप एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेरिवेटिव मार्केट में लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जो आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं विद सर्विस एंड स्ट्रेटजी टू इन्वेस्टर टू ऑटोमेट एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ट्रेड। In many cases, such platform aggressively market their algo strategy, promising a higher return on investment to investor adopting such strategy। तो ये गलत है ना? जो बोलते हैं कि हम एल्गो ट्रेडिंग दे रहे हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो ये मिस सेलिंग है। ठीक है। तो सेबी ने ऐसे लोगों को कॉशन किया है कि इन्वेस्टर्स को कि आप ऐसे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में मत जाइए। It has also directed broker offering algo trading service not to refer the past and expected return from such algo strategy। ठीक है। Not to associate with any algo platform that refer to the past expected return from algo strategy। ठीक है। तो सेबी ने ये दिया है कि हमको कोई एल्गो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमको ऐसा ना हो कि आपको एक्सपेक्टेशन हो कि आप एल्गो ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट या हाई रिटर्न मिले, हर बार मिले, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है। फिर होता है ट्रैकिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा। ठीक है। तो इंटरनेट में जब से ट्रेडिंग पॉपुलर हुआ है तो डेली न्यूज़पेपर को ज्यादा लोग देखते नहीं है। ठीक है। और या तो ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट या डेली न्यूज़पेपर, चाहे वो आपका ई ई न्यूज़पेपर हो, वो सबसे ज्यादा सोर्स है कि आपको स्पॉट और डेरिवेटिव प्राइस पता करने का। लेकिन अभी के डेट में सब मैक्सिमम यूज इंटरनेट ट्रेडिंग का ही होता है। तो प्राइस ऑफ बोथ स्पॉट एंड एफएनओ मेक नाउ टू बी ट्रैक ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है। रियल टाइम बेसिस पे होता है ट्रैक on the website of both exchange as well as online trading platform of various market। ठीक है। तो रियल टाइम ट्रैकिंग में क्या क्या दिखता है? डेट। ठीक है। दिस गिव द ट्रेडेड डेट। सिंबल क्या रहता है? अंडरलाइंग स्टॉक का सिंबल, जैसे निफ्टी, एसीसी, रिलायंस जो भी है, तो उसके सबके सिंबल्स होते हैं। फिर आप इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर रहे हो? फ्यूचर कर रहे हो तो एफयूटी लिखाएगा। ऑप्शन है तो ओपीटी लिखाता है। ठीक है। ये फ्यूचर स्टॉक हो गया, ये ऑप्शन इंडेक्स हो गया। ठीक है। एक्सपायरी डेट उसमें मेंशन होता है। ऑप्शन के टाइप मेंशन होते हैं, चाहे आप कॉल कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन यूज कर रहे हैं, या कॉल अमेरिकन या पुट अमेरिकन यूज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन का लेवल भी फ्लैग रहता है उसमें कि आने वाले टाइम में इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन रहता है कि आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। ओपनिंग प्राइस, मार्केट 9:15 को कहाँ पे ओपन होता है। ठीक है। मार्केट
में वो आपका स्टॉक या इंडेक्स कौन से प्राइस में ओपन हुआ, वो होती है ओपनिंग प्राइस। फिर हायर प्राइस, मार्केट ने पूरे दिन भर में या उस समय तक जब भी आप मार्केट देख रहे हो उस टाइम तक कितने हाई लेवल पे गया है। ठीक है। लोअर प्राइस यानी कि ओवरऑल पूरे दिन में कितना उसका लोअर रेट कितना गया था। फिर क्लोजिंग प्राइस, कि जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ तब वो आपका स्टॉक या इंडेक्स कौन से प्राइस में क्लोज हुआ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी द प्राइस द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डे वाज ट्रेडेड। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट अपने को पता है कि कितने बायर और सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं और स्टिल वो मार्केट में बने हुए हैं। ठीक है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यानी वॉल्यूम कितना हुआ उस दिन में पर डे, उसकी वैल्यू कितनी थी, टोटल ट्रेडेड वैल्यू की, नंबर ऑफ ट्रेड यानी कि कितने ट्रेड हुए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और फिर होता है इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेंड इन एफएनओ मार्केट, तो उसमें पॉजिटिव ट्रेंड होता है। तो पॉजिटिव ट्रेंड यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि टॉप गेनर कितने हैं फ्यूचर मार्केट में। निगेटिव ट्रेंड में कितने लूजर्स हैं फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर ओआई गेनर की किनका ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव हुआ उस दिन में, और कितनों का ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ। ठीक है। एक्टिव कॉल यानी कि कितने कॉल, कॉल विथ हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है कॉल में, कौन से स्ट्राइक प्राइस में। एक्टिव पुट यानी हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन पर्टिकुलर डेट। फिर होता है पुट कॉल रेशो, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम और ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों के द्वारा पुट कॉल रेशो अपन निकाल सकते हैं। फिर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म। ठीक है। इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम टेक्निकल ग्लिच और ऑन अनफोर्सिन आउटेज दैट कैन मेक द ट्रेडिंग मेंबर साइट इनएक्सेसिबल। तो कई बार क्या होता है, टेक्निकल ग्लिच आ गई या ऐसे आउटेज आ गई कि आपका ट्रेडिंग का मेंबर का जो साइट है वही नहीं चल रहा है। ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग बोलते हैं कि ये कई तो ब्रोकर्स की साइट होती है जो उस दिन चल काम नहीं करती है। तो क्या होता है, तो इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द अल्टरनेट ऑप्शन फॉर प्राइमरी ट्रेडिंग और डिजास्टर रिकवरी साइट आर एक्सपीरियंसिंग चैलेंज। तो क्या होता है, यहाँ पे एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है, IRRA, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो ये ज्वाइंट प्लेटफॉर्म होता है developed by the exchange to provide the investor a opportunity to square off or close the open position or cancel pending order in case of disruption of trading service provided by the trading member। ठीक है। तो आपकी जो पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, आप अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। IRRA सर्विस सेल सपोर्ट मल्टीपल सेगमेंट अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंज, तो सब जगह वो सपोर्ट करता है। ट्रेडिंग मेंबर्स अपॉन फेसिंग टेक्निकल ग्लिच विच लीड टू डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिंग सर्विस कैन रिक्वेस्ट फॉर इनेबल द IRRA सर्विस एज पर प्रोसेसर स्पेसिफाई बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो ट्रेडिंग मेंबर को जब लग रहा है कि उनकी सर्विस डिसरप्ट होने वाली है तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं IRRA सर्विस के लिए, जो भी उसका प्रोसीजर स्पेसिफाई है उसको कंप्लीट करके टाइम टू टाइम। तो IRR सेल बी इनेबल्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, यानी कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ट्रेडिंग मेंबर, तब वो सर्विस इनेबल होगा। ठीक है। जब सर्विस इनेबल हो जाएगी तो इन्वेस्टर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर शैल बी इन्फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस थ्रू ईमेल SMS।
आपको ईमेल एसएमएस आएगा या पब्लिक नोटिस आएगा एक्सचेंज की वेबसाइट में, ठीक है। और ट्रेडिंग मेंबर ऑल्सो कम्युनिकेट द सेम बाय डिस्प्लेइंग ऑन देयर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट में भी वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन पोजीशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आईआरआर सर्विस शेल नॉट परमिट एनी एक्शन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टर। तो आपकी जो पहले की पोजीशंस है उसको केवल आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, है ना, या नई पोजीशन नहीं ले सकते, यानी कि आप नया बाइंग करने चले गए, तो ऐसा नहीं। आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करो, क्लोज कर लो, और जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको क्लोज कर लो, उसके लिए आईआरआरएस सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग मेंबर को कि आप एडमिन के टर्मिनल में भी एक्सेस कर सकते हो। तो ट्रेडिंग मेंबर कैन मॉनिटर एक्शन ऑफ इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के एक्शन को भी ट्रेडिंग मेंबर देख सकते हैं, और ऑल्सो कैरी आउट द एक्शन एज मेंशन अबाउट, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू क्लेरिफाई दैट आईआरआरएस सिस्टम इज एक्सक्लूसिव फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के लिए नहीं है, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्लोज फैसिलेट करना, क्लोजिंग पोजीशन करने के लिए और कैंसिल करने के लिए पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, नॉट द इनिशिएशन ऑफ न्यू पोजीशन, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, केवल पेंडिंग ऑर्डर अपने कैंसिल कर सकते हो, या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्निकल ग्लिच और को एड्रेस करने के लिए स्टॉक ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। Salient feature of the SEBI circular are given below for additional information. Particular में refer to the SEBI circular. तो ये SEBI का सर्कुलर है। तो स्टॉक ब्रोकर सेल इन्फॉर्म अबाउट द टेक्निकल ग्लिच टू द स्टॉक एक्सचेंज, आपको स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत बताना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लेना है आपको, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, 1 आवर के बाद नहीं बताना है कि ग्लिच आ गई है, तुरंत बताइए। और स्टॉक ब्रोकर सेल सबमिट अ प्रिलिमिनरी इंसिडेंट रिपोर्ट टू एक्सचेंज विद T+1 डे ऑफ द इंसिडेंट। तो आपको जो इंसिडेंट है उसका भी रिपोर्ट आपको देना है T+1 डेज में, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, डिटेल ऑफ द इंसिडेंट, इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट, और आपने जो इमीडिएट एक्शन लिया है उसका, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर सेल सबमिट अ रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट of the technical breach of stock exchange within a 14 days from the date of the incident, ठीक है। RCA submit the stock broker by the stock broker inter alia include the time of incident, cause of incident, duration, chronology, impact analysis, detail of corrective and preventive measure taken, ठीक है, एंड रिस्टोरेशन कैसे किया आपने उसको। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ इन्वेस्टर में क्रिएट एडिशनल बर्डन टू ट्रेडिंग सिस्टम of the stockbroker. Hence, adequate capacity planning is prerequisite for stockbroker. ठीक है। In order to streamline the reporting process of technical glitch across MIAs and creation of centralized repository of technical glitch, SEBI has developed a web-based portal. तो इसमें क्या है, वेब का नाम स्पॉट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच, ये स्पॉट है आपको for submission of preliminary and final RC report of technical glitch by the MIs, ठीक है। Proactive and independent monitoring technical glitch shall be one of the approach in mitigating the impact of such glitch, ठीक है। In this context, Stock Exchange has advised building a API-based lodging and monitoring mechanism (LAMA) to operate between a stock exchange and stock broker trading platform. Under this mechanism, stockbroker shall monitor key system and function parameter to ensure that their trading system function in smooth manner, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लामा करके सिस्टम है, उसको बनाया गया है, और जो भी रिपोर्ट है आपको प्रॉपर सबमिट करना पड़ेगा, सेबी को भी बताना है, आपको एक्सचेंज को भी बताना है, तो उसके लिए ये सब चीजें बनाई गई है। फिर बिजनेस कंटिन्यूटी ऑफ
इंटर ऑपरेबल सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेबी के द्वारा डिसाइड किया गया है इंटर ऑपरेबल सेगमेंट ऑफ स्टॉक, इसके लिए कैश के लिए, इक्विटी के लिए, करेंसी, इंटर रेट डेरिवेटिव के लिए। तो कॉमन स्क्रिप्ट डेरिवेटिव ऑन सिंगल स्टॉक एंड कोरिलेटेड इंडाइसेस, करेंसी डेरिवेटिव एंड इंटरेस्ट रेट। If identical or correlated trading products are available on other trading venue, the participant can hedge their open position by taking offset position in identical and correlated indices on other exchange. ठीक है, और this segment are interoperable. Taking offsetting position in other trading venue would net off such open position for end client and release the margin. ठीक है, ये रूल्स है स्क्रिप्ट एक्सक्लूसिव लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। तो ऐसा कंटिन्यूटी करने के लिए एक्सचेंज में क्रिएट रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्क्रिप्ट एंड सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव नॉट ट्रेडेड ऑन देयर एक्सचेंज। इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट नॉट हैविंग कोरिलेट इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑन अनदर एक्सचेंज। तो इंडेक्स का नहीं हो पाता है। ठीक है, exchange which does not have highly correlated index derivative product with one available on other may consider creating such a index introduce derivative contract holding. In line with extent regulation provision, the offset would provide a avenue to hedge position in index derivative product of exchange that suffer a outage. ठीक है, तो कोरिलेट होना चाहिए, जो हाईली कोरिलेट है उन्हीं से आप hedge कर पाओगे। अगर वो दोनों कोरिलेट नहीं है या दोनों के जो इंडेक्स हैं उनका एक दूसरे से कंपेयर में ज्यादा डिफरेंस है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है शायद, ये जो बॉक्स है, और इसके जो फुल फॉर्म्स मैंने जो बताए जैसे लामा, स्पॉट। ठीक है, और ये जो एक बार अगर आप पढ़ लिए तो इसको याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बहुत सारी चीजें जानकारी है। और टेक्निकल ग्लिच तो होता ही रहता है मार्केट में। इमी intimation to SEBI and alternative trading venue. The fact exchange should comply with the extent regulatory requirement with regard to handling of technical glitch or intimate about the invocation of instant business continuity mechanism to alternative trading venue. So SEBI within a 75-minute of occurrence of impact, वो अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू वुड इन्वोक द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो जैसे आप उनको बताएं तो वो विद इन अ 75 मिनट ऑफ जो इम्पैक्ट है वो एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को इन्वोक कर देते हैं, जिसका एक एसओपी होता है। ठीक है, एनएससी और बीएससी एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू बन जाते हैं, है ना। एनएससी एक्ट कर सकता है बीएससी के लिए और बीएससी कर सकता है अल्टरनेट वाइस वर्सा। ठीक है, both exchange would prepare a joint SOP that would include plan to invoke the all time of outage on exchange along with flow of activity involve the affected exchange and its alternative trading venue and role responsibility of each of them। तो दोनों के लिए ये अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन है थोड़ा सा नॉलेजेबल पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे IRRA, इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये कॉस्ट से रिलेटेड आ सकता है। जीएसटी, एसटीटी और जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, और कितना लगता है, 10 रुपए पर करोड़। सेबी चार्जेस, सेबी का आईपीएफटी भी 10 रुपए पर करोड़। एनी क्वेश्चंस यहाँ